5 इंडियन सिटीजन जो हैं वो किडनैप किए गए हैं टेररिस्ट के द्वारा दूसरे कंट्री में। और ये खबर कहीं भी राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा नहीं है, कहीं प्राइम टाइम का हिस्सा नहीं है, कहीं इसकी कोई चर्चा तक नहीं है। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि गली मोहल्ले में कोई व्यक्ति ने कार का गेट खोला और किसी को किडनैप करके लेकर के चले गए। ये बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का मामला है। जिस कैंप में वो रहते थे वहाँ से आर्मी उनको प्लांट तक मतलब सिक्योरिटी में लेकर के आते हैं, तो उस सिक्योरिटी के काफिले पर ही हमला हो गया था। मैं जब गया उत्तम महतो के यहाँ, उनकी पत्नी रोने लगी, बच्चे उनके रोने लगे, और आज भी फ़ोन करते हैं मुझे लोग हर दिन। सरकार ने जो प्रयास किया है वो मुझे पता है कि सीएम हेमंत सोरेन जी ने एक ट्वीट किया था विदेश मंत्रालय को। तो अगर ट्वीट से ही सरकारें चलती हैं तो फिर हर व्यक्ति सरकार है। फिर जो झारखंड के आदिवासी हैं, दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन का शिकार तो हो रहे हैं। आज इतनी बड़ी घटना हुई, चर्चा नहीं है, और इस घटना के बाद ये जो किडनैपिंग हुई है उसके बावजूद भी मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि भैया इतना आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, फिर भी कंपनी वालों की हिम्मत देखिए कि वो आ करके फिर से इंटरव्यू ले रहे हैं। बोरिंग में अगर कोई घटना घट जाती है तो उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप संजीदगी जता रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या इन 5 ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? अब ये लोकल्स को ज़्यादा नहीं परेशान करके और आर्मी को ज़्यादा परेशान नहीं करके विदेशी नागरिकों का अपहरण करते हैं ताकि इनका नेगोशिएशन पावर बढ़े और रैंसम वगैरह ये ले सकें। बीते 25 अप्रैल को झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर के रहने वाले 5 मजदूर, जिनका नाम राजू महतो, संजय महतो, उत्तम महतो, चंद्रिका महतो और फलजीत महतो है, ये पांचों पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में फंस गए थे। वहां पर एक आतंकी हमला हुआ। इस हमले के बीच उन्हें किडनैप कर लिया गया। उसके बाद इनका कोई अता पता नहीं चला। इस खबर को खुद बकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की थी। उसके बाद विदेश मंत्रालय एक्टिव हुआ। हालांकि 25 अप्रैल से लेकर अभी तक, यानी कि आज 10 जून है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक कोई जानकारी ऐसी कोई खास मिली नहीं इन मजदूरों के बारे में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आजसू पार्टी के नेता संजय मेहता लगातार इस मामले में प्रयासरत रहे और उन्होंने विदेश मंत्रालय से लगातार पत्राचार किया। अब विदेश मंत्रालय से उन्हें कुछ जवाब आया है जो ज़रूरी है बहुत। हालांकि ये जवाब कुछ दिनों पहले आया और हमें मौका नहीं मिल पाया ऐसा बातचीत करने का, लेकिन अब मौका मिला है और अब हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या आखिर जानकारी हासिल हुई है। सबसे पहले तो बहुत बहुत जोहार और लोकतंत्र 19 में बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। बहुत शुक्रिया, और लोकतंत्र 19 के तमाम दर्शकों का बहुत आभार कि लगातार ये चैनल झारखंड में एक नया मुकाम हासिल कर रहा है, और आपके सभी झारखंडी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार। तो संजय जी, सवाल यही है सबसे पहला और सबसे मुख्य सवाल कि क्या जवाब आया विदेश मंत्रालय से जब आपने पत्राचार किया तब? लगातार हम लोग विदेश मंत्रालय से एक पत्राचार कर रहे थे कि आखिर इन लोगों की स्थिति क्या है। शुरुआत में ये बात पता चली कि जब वो लोग वहाँ पर घटना को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त जो कल्पतरू कंपनी थी वो कंपनी शायद बातचीत कर रही थी। तो घटना होने के बाद तुरंत वहाँ की जो आर्मी है वो एक्टिव हुई थी। उसके बाद कह सकते हैं कि बहुत हवाई मार्गों से तलाशी अभियान किया गया, वहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उस सर्च ऑपरेशन में भी नहीं मतलब बहुत कुछ हो पाया। और वहाँ की जो तस्वीरें आई बहुत भयावह तस्वीरें थी। हालांकि बहुत कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। तो एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से मैंने कांटेक्ट किया जो अफ्रीकन रीजन को कवर करते हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए उस घटना की। तो हमने देखा कि एक गाड़ी को उन लोगों ने आग लगाया हुआ था, एक गाड़ी को तितर-बितर हालत में छोड़ा हुआ था। लगभग 100 की संख्या में बाइक से वो लोग आए थे और सबके पास हथियार था, और 100 बाइक में 200 लोगों की संख्या थी। 12 लोगों को उन लोगों ने उसी वक्त वहीं पे मार दिया था, जो नाइजर के आर्मी के उसके जवान थे, और उससे 1 महीने पहले उन लोगों ने 44 लोगों को उसी इलाके में मारा था। जब इनकी किडनैपिंग हो गई तो मंत्रालय को ये सूचना गई, और उसके बाद फिर जो नाइजर में भारत के राजदूत हैं उनको ये सूचना दी गई। तो भारत के राजदूत को जब ये सूचना दी गई तो उन्होंने कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं उनसे। बहुत प्रयास किया गया इसमें, मंत्रालय ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ये जो पूरा मामला है
उसमें एक बात जो सामने आई आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो कंट्री नाइजर है पश्चिम अफ्रीका में, वो बिल्कुल सीमावर्ती इलाके में ये घटना घटी। तो नाइजर के ठीक बगल में माली है, और माली और उसके ठीक बगल में एक कंट्री है बुर्किना फासो। तो ये तीनों जो रीजन है, उसी रीजन में, वो सीमावर्ती इलाके में, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा। उसको साहिल रीजन कहते हैं, सहारा रीजन कहते हैं, जिस एरिया में ये घटना घटी है। तो पता चला कि जो ये इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा है, उसका संबंध इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से रहा है। तो ये बहुत बड़ी घटना थी कि इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से जुड़े लोगों ने झारखंड के लोगों का अपहरण कर लिया है। तो मंत्रालय भी बहुत विचलित हालत में थे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो बहुत हमने रिक्वेस्ट किया कि कम से कम एक बार आप वहाँ के आर्मी चीफ से बात करिए, हमारे जो एम्बेसडर हैं उनको आप कहिए कि वो उनसे मुलाकात करें। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेटर लिखा। तो 9 मई को फिर इंडियन एम्बेसडर ने वहाँ के जो आपके आर्मी चीफ हैं, अब्दुल रहमान तियानी नाम है उनका, उनसे फिर इंडियन एम्बेसडर ने मुलाकात की। फिर ये जानकारी भी मुझे दी गई, मैंने उनसे बातचीत की। तो अभी ये स्टेटस है कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी को ये जिम्मा दिया गया है कि आप इसमें कुछ पहल करिए, और शायद वो लोग पहल कर रहे हैं, जो मंत्रालय से ये जवाब दिया गया है, और बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर आपने ये बताया था अपने प्रेस रिलीज के माध्यम से भी कि सुरक्षित हैं, ये खबर आई है विदेश मंत्रालय से। हाँ, विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि जितने भी हमने अपने राजनयिक प्रयास किए हैं, अपने जो सीमावर्ती देश हैं, जैसे आप माली को देख रहे हैं, बुर्किना फासो देख रहे हैं, तो माली में जो इंडियन एम्बेसडर हैं उनको भी इस मामले से अवगत कराया गया है और उनसे भी पहल करने की बात कही गई। तो ये जानकारी आई कि कुछ समय पहले रेड क्रॉस ने ऐसे किसी एक मामले को सॉल्व किया था। तो एक जानकारी मिली कि एक चाइनीज़ सिटीजन को उन लोगों ने किडनैप किया था, जिसको उन लोगों ने छोड़ दिया, और उनका छोड़ने का तरीका ये था कि वो उसे रास्ते में लेकर गए और बीच रास्ते में उनको गाड़ी से उतार दिया, फिर वो लोग चले गए। तो चाइनीज़ सिटीजन को इस तरीके से उन लोगों ने रिलीज किया। लेकिन डर इस बात को लेकर के है कि साल 2018 की बात है और बगोदर के ही लोग थे, और अफ़गानिस्तान में उनको अगवा कर लिया गया था। और अफ़गानिस्तान में जब उनको बोको हराम जैसे संगठन ने अगवा कर लिया था, तो उस वक्त कतर ने इंटरफेयर किया था। तो कतर के इंटरफेयर करने के बाद वो लोग छूट पाए थे। उसमें 12 लोग थे, जिसमें 7 इंडियन थे, तो 4 झारखंड के थे। तो उनको 2.5 साल बाद रिलीज किया गया था। तो डर इस बात का है कि टाइम पीरियड बहुत लंबा नहीं हो जाए और उनको वो लोग किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो इसलिए बार बार मिनिस्ट्री से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो अभी इस घटना में एक नई बात सामने आई। नई बात ये है कि अभी कुछ दिनों पहले उनके परिवार के कोई एक जानने वाले व्यक्ति थे जो दुबई में रहते हैं। तो शायद जहाँ तक हम लोग समझ पाए बातचीत से, जो उन लोगों से बातचीत हुई, तो बात ये हुई कि उनसे शायद पूछा गया, जिन लोगों ने भी वहाँ पर उनको नाइजर में किडनैप करके रखा है, कि क्या आप किसी अपने फैमिली मेम्बर्स का नंबर जानते हो। तो चूँकि उन सभी का फ़ोन स्विच ऑफ है, तो उनको जो नंबर याद था उन्होंने बताया। तो वो नंबर जो याद था वो उनके किसी रिलेटिव का है जो दुबई में रहते हैं। तो उनके पास एक मैसेज गया कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और मुझे ये जानकारी मिली है कि आपके लोग जो है सो आतंकियों के चंगुल में हैं, तो अगर आप कुछ मदद चाहते हैं तो एक नंबर उन्होंने दिया है उस साथ में कि आप इनसे बात कर लीजिए। तो उस नंबर को हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को अवेलेबल कराया है कि ये नंबर से इस तरह का मैसेज आया है और आप देखिए कि क्या कुछ रास्ता, अगर मदद मिल सकता है इस नंबर से तो आप बात करिए। और उस व्यक्ति से फिर हमने भी बात की। तो वो कोई नाइजीरिया का एक व्यक्ति है और वो कोई एक पीस फाउंडेशन करके चलाते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और इस तरह का केस को हमने 3 साल पहले सॉल्व किया था। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट नाइजीरियन गवर्नमेंट को ये कहती है कि इस व्यक्ति को हम अपॉइंट करते हैं इस मामले में हेल्प के लिए, तो हम इसमें कुछ मदद कर सकते हैं। तो हमने मिनिस्ट्री को यही बात कहा है कि अगर इस व्यक्ति से कुछ मदद मिल सकती है तो आप इसमें इनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री जो प्रयास कर रही है और मिनिस्ट्री जिस तरीके के चैनल को यूज कर रही है, तो मुझे बातचीत में ये जानकारी मिली थी कि जो माली है, तो माली में हेडक्वार्टर है उस रीजन का, वेस्ट अफ्रीका रीजन का, रेड क्रॉस सोसाइटी का। तो रेड क्रॉस सोसाइटी ने इस तरह के मामले में बहुत बार पहल करके और समाधान का रास्ता निकाला है।
तो उनको ये ज़िम्मेवारी दी गई है कि आप अगर कुछ पहल कर सकते हैं, तो इस मामले में पहल करिए और एक प्रयास करिए। तो अभी मंत्रालय को मैं हर पल का अपडेट दे रहा हूँ। हमने कंपनी से एक आग्रह किया था कि जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते हैं, तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उन मज़दूरों के साथ, उन परिवारों को आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए, उनको मदद पहुँचाइए। तो कंपनी वाले थोड़ा लापरवाही बरत रहे हैं और वो फ़ोन वगैरह जल्दी उठाते नहीं हैं। तो हमने मंत्रालय से ये रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है कंपनी से बात करिए और उनको कहिए कि वो फैमिली को मदद पहुंचाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई है और परिवार वाले लोग परेशान हैं। और जब वहाँ हालात आप जा कर के देखेंगे, बहुत ही मतलब कहिए कि गरीब परिवार जो रोटी और खाने के लिए एकदम तरस रहे हों, बहुत ख़राब हालात है, बच्चे रो रहे हैं। सबसे ताज्जुब की बात ये है कि आप देखिए इस झारखंड के साथ किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, ये अलग लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ की चीज़ें बहुत अनकवर्ड हैं, इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। 5 इंडियन सिटीजन जो हैं वो किडनैप किए गए हैं टेररिस्ट के द्वारा दूसरे कंट्री में, और ये खबर कहीं भी राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा नहीं है, कहीं प्राइम टाइम का हिस्सा नहीं है, कहीं इसकी कोई चर्चा तक नहीं है, कहीं नेशनल मीडिया में नहीं है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत सामान्य बात है। बिल्कुल। झारखंडी होना मतलब कि अगर ये आप सोचिए 5 कोई करोड़पति फंसे रहते विदेशों में, तो इस देश का पूरा सिस्टम किस तरीके से एक्ट कर रहा होता, इस देश की पूरी मीडिया किस तरीके से एक्ट कर रही होती। मैं तो साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज के दौर में ये जो न्यू मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, वो कुछ जन मुद्दों को उठा रहे हैं। बट जो सरकार की प्रवक्ता की तरह जो लोग आजकल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है? आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर बोरिंग में अगर कोई घटना घट जाती है तो उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप संजीदगी जता रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या इन 5 ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? इन 5 ज़िंदगी को इस तरीके से छोड़ दिया जैसे कोई कोई इशू नहीं है। और देखिए इस बात को आपको मानना पड़ेगा, जब भी कोई मुद्दा बनता है तो सरकार पर एक दबाव तो बनता है, और उस दबाव का असर ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी थोड़ा एक्टिवली एक्ट करती है, थोड़ा और हाइपर एक्टिव होकर के काम करती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि नौकरशाही इसमें एक्टिव ज़रूर है, लेकिन थोड़ा और तीव्रता दिखलाए। जो कछुआ की चाल है उसको थोड़ा रफ्तार बढ़ाया जाए। समझ लीजिए कि आज 45 दिन हो गए, 50 दिन लगभग होने चले। 50 दिनों में उनकी क्या हालत रही होगी, किस तरीके से होंगे, और उन संगठनों की स्थिति को आप देखेंगे, उनके मतलब वीडियोज़ को देखेंगे तो रूह काँप जाएगा। मैंने कई सारे जर्नलिस्ट से मंगवाया वहाँ का वीडियो, फ़ोटो, और देखा मैंने तो मतलब रूह काँपने वाला है। वो लोग तो बहुत ज़्यादा क्रूर हैं, मतलब उनका सिर्फ़ काम ही है हत्या करना, मर्डर करना। तो मैं चाहता हूँ कि झारखंड सरकार भी इस पर पहल करे, और झारखंड सरकार, और एक सबसे बड़ी बात आप मुझे बताइए, आपने शुरुआत में कहा कि मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था, बिल्कुल। ठीक है? तो ट्वीट तो एक टेक्नोलॉजी का मसला है। क्या सरकार की चीज़ें आधिकारिक तौर पर ट्वीट से चलेंगी? मैं इस सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, और उस इलाके की जो हमारी एमपी हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ऑफ़िशियल लेटर आपने लिखा? आप कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उस इलाके की जो एमपी हैं, आदरणीय अन्नपूर्णा यादव जी हैं। मैं उनसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कोई ऑफ़िशियल इंटीमेशन दिया मिनिस्ट्री को? मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है। तो आम आदमी अपने स्तर से, या एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियन जो भी थोड़ा बहुत प्रयास करेगा, वो प्रयास कहीं न कहीं एक प्रयास आपका जो होगा वो बड़ा प्रयास कहलाएगा, क्योंकि आप आधिकारिक तौर पर करेंगे। तो जो उस इलाके की एमपी हैं या यहाँ का जो हमारे सीएम हैं, मैं कहता हूँ कि आज ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि विदेश मंत्रालय एक छोटे से आदमी से पत्राचार कर रहा है? इसका मतलब कि आपने कोई गैप छोड़ा। तो ये आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आप गंभीर नहीं हैं, संजीदगी नहीं है? मैं चाहता हूँ कि सरकार, उस इलाके के एमपी, और एमपी जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इस देश में जब टॉप 25 लोग बैठेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उसमें हमारे इलाके की वो एमपी साहिबा भी बैठेंगी। और मैं चाहता हूँ कि ऑफ़िशियल इंटीमेशन हो, लेकिन अगर ऐसा कोई ऑफ़िशियल इंटीमेशन हुआ तो पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग थोड़ा गंभीर हों। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि आपके पास सब कुछ है जनता की कृपा से, तो आपको जनता के ही योगदान में उसका इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। इस मामले में ये बहुत दुःख भरी बात है।
जैसा कि आपने अभी हमें बताया और आपसे पहले भी जब इंटरेक्शन हुआ इस बारे में कि जब झारखंड के 5 मज़दूर फँसे हुए हैं अफ्रीकी देश में जहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ है और इस बारे में हमें सुन कर के एक बार के लिए ज़हन में ज़रूर आया कि अगर ये खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ये आती कि वे सुरक्षित हैं, विदेश मंत्रालय से बातचीत हुई है, तब ये शायद और संतोषजनक होता। क्या मुख्यमंत्री जी सोच नहीं रहे हैं उनके बारे में? नहीं, कुछ वो प्रयास सुरक्षित नहीं है उतना? वो सुरक्षित हैं, चूँकि विदेश मंत्रालय ने लिखित तौर पर मुझे एक जवाब भेजा है। मैं ये कह रहा हूँ कि झारखंड इस देश का एक राज्य है और इस राज्य के 5 निवासी जाकर के विदेश में फँस गए हैं और झारखंड भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो वो एक इंडियन सिटीज़न हैं और इंडियन सिटीज़न हैं और झारखंड के निवासी हैं, तो यहाँ के चीफ़ मिनिस्टर की ये ज़िम्मेवारी है कि अपने लोगों की सुरक्षा, उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए और उसके लिए जो तमाम प्रयास किए जाएँ, वो मुख्यमंत्री कार्यालय से या जो भी हमारा मंत्रालय है, वो आधिकारिक तौर पर करें और वो आधिकारिक जवाब मंत्रालय से सीएम साहब के पास आना चाहिए। इसका मतलब कि हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से या सीएमओ के कार्यालय से या सरकार की तरफ से आधिकारिक प्रयास जो किए गए हैं, वो नाकाफ़ी रहे हैं। इस कारण से मंत्रालय को लिखित जवाब ये देना पड़ रहा है कि उनकी स्थिति क्या है एक साधारण से लड़के को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मामला है, इसको इतना आसान और छोटा क्यों समझा जा रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि गली मोहल्ले में कोई व्यक्ति ने कार का गेट खोला और किसी को किडनैप करके लेकर के चले गए। ये बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का मामला है। इंडियन एम्बेसडर से मेरी वार्ता हो रही है, मैं मंत्रालय में बात कर रहा हूँ, मैंने विदेश मंत्रालय में बात किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक आम आदमी इतना कर सकता है, तो सरकार क्या कर सकती है? बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल। तो सरकार अगर जब विश्वास नहीं जीतेगी लोगों का, तो ऐसे में तो एक बहुत बड़ा असंतोष पनपेगा। मैं सरकार की आलोचना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसे मीडिया लोग हैं या हम लोग हैं, हम लोग एक वॉचडॉग की भूमिका में हैं, बस हम लोग देखते रहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। तो हम तो अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, हम भी एक इंडियन सिटीजन है और हमारे लोग कहीं फंसे रहेंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी, तो जो भी मैकेनिज्म है, जो भी चैनल है, हम उसका इस्तेमाल करते हुए सरकार तक अपनी बात पहुँचाएँगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में इस मामले को लेकर जितना इन्फॉर्मेशन और जो सूचनाएँ हम कलेक्ट कर रहे हैं या फिर हम सरकार को उपलब्ध करा रहे हैं, ये सरकार की किसी एजेंसी को उपलब्ध कराना चाहिए था और इनको वापस लाने का प्रयास करना चाहिए था। तो ये एक बड़ा दुःख है और मैं चाहता हूँ कि आज से अभी से इस पर प्रयास किए जाएँ, ट्विटर ना खेला जाए, गंभीर प्रयास किया जाए। जी। जैसा कि आप बता रहे हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन बन नहीं पाया। क्या इसमें कास्ट एक एंगल देखते हैं, जाति का एक एंगल देखते हैं या फिर क्या ये आप एंगल देख पाते हैं कि झारखंड क्योंकि एक बहुत ही पिछड़ा राज्य है और आदिवासी बहुल राज्य है, इसलिए हमेशा से इसको इग्नोर किया जाता रहा है? देखिए, जब चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज़ किया जाता है, झारखंड में डेथ एक बहुत नॉर्मल मामला है। मतलब डेथ होना मतलब बहुत सामान्य है। मैं आपको कुछ घटनाएँ बताता हूँ। कुछ साल पहले झरिया में 3 महिलाएँ मिट्टी के नीचे दफ़न हो गई थीं। कुछ दिनों पहले मैं उन परिवारों से मिल कर के आया। बड़का गाँव के केरेडारी के इलाके में खनन के सुरंग में 3 लोग फँस गए थे। 12 दिनों बाद उनकी डेड बॉडी निकली और वो निकले। कहीं मीडिया में बहुत ज़्यादा कुछ खबर नहीं। मैंने बताया था बीच में कि एक बोरिंग में कोई अगर गिर जाता है तो उसकी लाइव टेलीकास्ट की जाती है। हमारे 3 लोग 12 दिन फँसे रहे सुरंग में, उनकी डेथ हो गई, कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा झारखंड में कि ऐसी घटना हुई है। तो झारखंड के लोगों की ऐसी नियति मान ली गई है कि अगर इनका जन्म हुआ है, तो इनका जो डेथ है, अगर नेचुरल नहीं होता है, किसी अप्राकृतिक उनकी मृत्यु होती है, किसी घटना, दुर्घटना, किसी चीज़ में, तो ये एक सामान्य घटना है। खदान में मर जाना, मिट्टी धँस करके मर जाना, किसी सुरंग में मर जाना, कहीं पर किडनैप हो जाना, विदेशों में फँस जाना। और इस घटना के बाद आपको पता होगा और इस घटना से पहले सऊदी अरब से एक डेड बॉडी आ चुका है, सऊदी अरब से एक डेड बॉडी और पहुँचने वाला है। मतलब आप देखेंगे, मुझे याद है कि लॉकडाउन के समय सरकार ने ऑफिशियली ये कहा था कि लगभग 8,52,000 मजदूर उसके वापस लौटे हैं। अब ये 8,52,000 मजदूर जो पलायन किए हुए हैं, सरकार के पास कोई एक डेटा नहीं है कि आपके कितने लोग पलायन करके कहाँ गए हैं। मैं एक पूछना चाहता हूँ कि यहाँ का श्रम विभाग क्या करता है? जब भी कोई विदेश में फंसेंगे या कोई मामला होगा, मैं आपको बताता हूँ, चतरा के एक मोहम्मद एहसान थे, उनकी डेथ हो गई सऊदी अरब में। हमने जो इंडिया के कॉन्सुलेट जनरल थे जद्दा में,
उनको लेटर लिखा कि इनकी डेड बॉडी आप क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एश्योर किया कि लेटर लिख करके कि ठीक है, मैं इनको इतने तारीख तक कर दूंगा, कुछ डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है। फिर वो आया। आज की तारीख में अगर विदेश में कोई मज़दूर मर रहा है, उसकी डेथ हो जा रही है, तो सरकारी स्तर पर जो प्रयास हैं, उसका कोई एक फॉर्मेट और मैकेनिज्म जो है पहले से नहीं बना है। वो उस वक्त तैयार करते हैं, हाँ मज़दूर का क्या नाम है, कहाँ गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई यहाँ से माइग्रेट कर रहा है, उसका एक डेटाबेस सरकार के पास होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 8,52,000 लोग लॉकडाउन में वापस आए थे, फिर ये लोग वापस चले गए। तो कुछ लोग आए होंगे 8,52,000, हो सकता है 10 लाख हो, वो 15 लाख हो, 20 लाख हो। तो सरकार के पास इसका आंकड़ा नहीं है कि हमारे झारखंड राज्य के निवासी कहाँ कहाँ जाकर के काम कर रहे हैं और वो किस हालात में हैं। तो मुझे लगता है कि इसका एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए सरकार को, और सरकार को इस पर बात करनी चाहिए, इस पर एक पहल करनी चाहिए, ताकि अगर किसी के साथ कोई घटना हो तो उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराई जा सके। जैसा कि आपसे बातचीत हो रही है और लगातार अब ये सोचने का लगता है समय आ गया है कि मज़दूरों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर, जी, डेली वेज वर्कर्स के बारे में, बिल्कुल। उनके पलायन के बारे में, जो वो असुरक्षा महसूस करते हैं विदेशी देशों में, जी, उनके बारे में। अब जैसा कि आपने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड के समय में ये कहा था कि हमने 8 लाख मज़दूरों को वापस लाए जी, और उन्होंने दम्भ भरते हुए बहुत ही गर्व के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा झारखंड पहला ऐसा राज्य है जो फ्लाइट्स के ज़रिए मज़दूरों को वापस लेकर आ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ये विडंबना दिखाई पड़ती है कि बहुत ही शर्मसार करने वाली बात होनी चाहिए कि हमारे यहाँ से 8 लाख मज़दूर जा रहे हैं। कैसे देख पाते हैं और पलायन की स्थिति बहुत देखिए ही बदतर दिखाई दे रही है झारखंड में। आप जो कह रहे हैं फ्लाइट वाली बात, उस वक्त जब ये लॉकडाउन चल रहा था, तो आप जब आज भी गूगल करेंगे, मैं नहीं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ सरकार ने भी प्रयास किए थे, सरकार ने भी कुछ लोगों को लाए थे, बट मुझे याद है कि 292 मजदूरों को फ्लाइट से अपने प्रयास से हमने उस वक्त लाया था। और सरकार की उपलब्धियों में इसलिए उस वक्त उसको काउंट किया गया क्योंकि लॉकडाउन के दौरान गाड़ियाँ बंद थी। तो जैसे ही एयरपोर्ट पर मज़दूर उतरते थे तो उनके लिए गाड़ियाँ जो है डीटीओ के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता था, फिर उसको घर तक हम लोग भेजते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये नैरेटिव सेट करना कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ चढ़ा दिया, हुँ। इस नैरेटिव को आप किस समय सेट कर रहे हैं ये देखिए। आप कह रहे हैं कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ चढ़ाया, कब? क्योंकि उनको आपने यहाँ रोटी नहीं दिया तो वो रोटी कमाने बाहर गए थे और लॉकडाउन लग गया तो वो फँस गए, तो मजबूरी में उनको लाना पड़ा। तो हवाई जहाज़ वाले हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज़ पर बैठ गए। काबिलियत तब होती कि ये हवाई चप्पल पहनने वाले लोग इस काबिल हो जाते कि वो जाकर के गोइबिबो पे खुद से टिकट बुक करके अपने फ़्लाइट की टिकट ले लेते हैं। ये काबिलियत होती है। आप उनकी आर्थिक संपन्नता को इतना सुनिश्चित कर देते हैं कि मेक माई ट्रिप पे जा कर के वो अपना टिकट बुक कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को आप इतना कैपेबल बनाइए। आर्थिक संपन्नता जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात है, वो कहाँ मिल पा रहा है? आज झारखंड के अंदर जो मज़दूर हैं, आप सरकार ने कहा कि 75% प्राइवेट सेक्टर में हम रिज़र्वेशन देंगे। हुँ। ये सारी कंपनियां हाई कोर्ट चली गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों उसको इतना छूट दे रहे हैं? उतना हिम्मत कैसे हुआ उसको कि आपके स्टेट में कंपनी लगाया, आपके यहाँ उसने उद्योग लगाया और आप उसको एक कानून बनाकर कह रहे हैं कि आप 75% स्थानीय लोगों को नौकरी दो, तो आपकी बात नहीं मान करके हुँ। वो चला जाता है हाई कोर्ट। हुँ। तो आप उससे एक सवाल तो करके पूछिए कि आपको हमने जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस दिया था, फॉरेस्ट क्लियरेंस दिया था, उसमें आपकी कितनी सच्चाई, आप कितना प्रदूषण फैला रहे हैं? आप उससे उस पर नकेल कसिए। तो आप नहीं कस पाते। आपने कहा कि आउटसोर्सिंग में भी अब 75% हम रिजर्वेशन देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग वहाँ जा कर के पावर ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट में तार जोड़ रहे हैं, तो कोई ऑटो चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे जाके। ये काम आप यहाँ पर दे सकते हैं। एक छोटा-सा आप सिर्फ प्रयास कर लेंगे कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, सीसीएल, बीसीसीएल, एनटीपीसी, अडानी, तमाम तरह की कंपनियाँ माइनिंग चल रही है। आप सबसे उनके प्रोजेक्ट मैनेजर से, उसके एचआर से आप डेटा मँगाइए कि आपके पास कितनी रिक्रूटमेंट है और कितने लोगों को यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है। मुझे लगता है 8 लाख लोग ऐसे ही एडजस्ट हो जाएँगे यहाँ पे, लेकिन प्रयास नहीं किया जाता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि एक हाईवा डंपर ऑपरेटर की नौकरी के लिए
बड़का गांव में केरेडारी में एक बीजीआर कंपनी आई है, मेरे पास कुछ ड्राइवर आए थे, वो कह रहे थे कि 1.5 लाख रुपया रिश्वत देना पड़ता है तब एक डंपर ऑपरेटर की नौकरी उस कंपनी में मिलती है। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट चलेगा 20-30 साल तक, तो डंपर ऑपरेटर की भी वो काम 20-30 साल तक होगा। तो जो ब्रोकर्स हैं, कंपनी ने ब्रोकर्स मार्केट में छोड़ कर रखा है कि तुम उसको ये समझाओ कि ये सरकार का प्रोजेक्ट है, तो तुम्हारी ये जो नौकरी है वो सरकारी नौकरी के बराबर है, तो इसलिए तुम अभी 1.5 लाख रुपया दोगे तो तुम्हें हम एक डंपर ऑपरेटर की नौकरी देंगे, तो 30 साल तुम्हारी ज़िंदगी सिक्योर हो जाएगी। तो इस तरह से लोगों को यहाँ पे बरगला करके उनका शोषण किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको छुड़ाने का प्रयास किया जाए। 5 जिंदगी बहुत होता है। मैं जब गया उत्तम महतो के यहाँ, उनकी पत्नी रोने लगी, बच्चे उनके रोने लगे, और आज भी फ़ोन करते हैं मुझे लोग, हर दिन फ़ोन करते हैं कि क्या हुआ, और मैं हर दिन यही कहता हूँ कि ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग जो है सो बस हिम्मत रखिए। हर दिन लगभग उनके घर से किसी ना किसी के घर से फ़ोन आता है, तो उनको भी एक उम्मीद है कि हम प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ रास्ता निकलेगा। तो अभी थोड़ा उनको राहत की सांस मिली कि जब विदेश मंत्रालय ने लिखित तौर पर ये कहा कि वो सुरक्षित हैं और माली सीमा के समीप हो सकते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। और जो मैंने आपको बताया कि एक नंबर से इस तरह का संपर्क किया गया है, तो हो सकता है कि कुछ रास्ता निकले, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपने जैसा कि बताया कि सुरक्षित है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन मिला है, या हाँ। फिर कुछ और भी इन्फॉर्मेशंस मिले हैं कि उन्हें खाना पानी मुहैया कराया जा रहा है, कहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ ट्रेस किए गए हैं, किस हाल में है? मान लीजिए जैसे आपने बताया कि ट्रेस कर लिए गए हैं, लेकिन हाँ। खाना पानी या किस हाल में है? मतलब वो जो इलाका है, उस इलाके में आर्मी के लोग भी जल्दी एंटर नहीं करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि मैंने कुछ जर्नलिस्ट से जब बात किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, नाइजर की सरकार बहुत ज़्यादा कुछ करने में सक्षम है नहीं, क्योंकि वो लोग खुद परेशान हैं इन लोगों से। इनके सैनिकों को वो लोग बार-बार मार देते हैं, और उनके पास इतने ज़्यादा आधुनिक हथियार है कि उनके जो सैनिक हैं, उनके सामने बौने साबित होते हैं, और वो सीधा मतलब हेडशॉट करते हैं, सीधे लोगों को भूनना शुरू करते हैं गोलियों से। तो जो माली की सीमा है, उसके आसपास उन लोगों ने रखा है। खाना-पीना मिल रहा है, लेकिन एक होता है आपको घर में जो खाना मिलेगा उस तरीके से तो नहीं मिलेगा। बस वो किसी तरीके से ज़िंदा रहें, उसी तरीके से उनको खाना-पीना दिया जा रहा है। ये बात सामने आई थी कि बस उनको किसी तरह मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन आपने बीच में एक बात कही थी कि क्या कास्ट एक बड़ा मसला हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का, उस पर जवाब छूट गया था। मैं जाति शब्द पर तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो झारखंड के आदिवासी हैं, दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो कहीं न कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन का शिकार तो हो रहे हैं। आज इतनी बड़ी घटना हुई, चर्चा नहीं है। अभी मैं मतलब तुलना नहीं कर रहा हूँ, और बस सिर्फ मैं लोगों के ज़हन में ये डालना चाहता हूँ कंपैरिजन करके। अभी नॉर्थ ईस्ट में एक घटना हुई कपल के साथ, नेशनल इशू बना, फिर बाद में जो भी सच्चाई सामने आई उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश के किसी भी इलाके में अगर कोई घटना घट रही है, तो वो एक बड़ा सब्जेक्ट बन रहा है। हमारी घटना को कोई छू नहीं रहा है, सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है, वो मुद्दा नहीं बन पा रहा है, वो विषय नहीं बन पा रहा है। झारखंड के मुद्दे तभी दिखाई देते हैं नेशनल मीडिया में जब यहाँ पर सरकार मतलब अचानक गिर गई हो, या फिर अचानक उत्थान हो रहा हो, चंपई सोरेन दूसरे पार्टी में शामिल, अडानी जी आ रहे हो। ये दुर्भाग्य है इस राज्य का। देखिए कितना सेलेक्टिव है यहाँ का, मतलब जो यहाँ के प्रति जो सोच है, जो नेशनली लोग सोचते हैं, जब सरकार गिरेगी बनेगी तब उनको हम जगह देंगे, यहाँ कोयला का खदान शुरू कराना होगा, अडानी जी मिलने आएंगे तो उस खबर को प्राथमिकता मिलेगी। उस खबर को प्राथमिकता नहीं मिलेगी कि 5 जिंदगी आतंकियों के चंगुल में है। आप समझिए कि जब कांधार का हाईजैक हुआ था, तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया, पूरा देश करा उठा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश को उसी तरीके की पीड़ा होनी चाहिए। पीड़ा में सिलेक्शन क्यों? दर्द तो समान है। जितना पहलगाम का दर्द है, उतना ही दर्द मुझे मेघालय को लेकर के होना चाहिए, उतना ही दर्द मुझे नाइजर में फंसे लोगों के लिए होना चाहिए। ये जो हम सेलेक्टिव होकर के सोचते हैं, और दूसरा कि किसको कितना पिंच किया जाएगा, एक्सीलरेट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी भावना प्रस्फुटित होंगी। ये कितना सेलेक्टिव है।
कि अच्छा ये मीडिया में बहुत चल रहा है तो हम बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे। और यूं ही अगर अखबार में कोने में खबर मिला कि झारखंड के 5 मजदूर नाइजर में अगवा किए गए, हाँ हाँ हुआ होगा, तो हमारी भावना भी उसी तरीके से एक्सप्रेस होती हैं, हम इमोशन को भी उसी तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं जिस तरीके से मीडिया एक्ट करेगा। इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, विसिल ब्लोअर हैं, उनको इस सब्जेक्ट पर सोचने की ज़रूरत है कि हम इतना सेलेक्टिव क्यों होते जा रहे हैं। हम अपना काम करेंगे, सूचना मिली उस पर काम करेंगे। जैसे सूचना मुझे मिली कि इस तरह की बात है, मैं घर गया, परिवार से जानकारी लिया, लोगों से मिला, उनके पासपोर्ट्स के डिटेल जुटाए, मैंने मंत्रालय को लिखा, फिर मंत्रालय ने जवाब दिया। और मैंने सिर्फ इंडियन मिनिस्ट्री को नहीं लिखा है, आज मैं खुलासा कर रहा हूँ लोकतंत्र 19 का। मैंने जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं उस इलाके में, मैंने मैप पे देखा, उन पड़ोसी राष्ट्रों से हमने अनुरोध किया, जो हमारे वहाँ के राजदूत हैं, इंडिया के राजदूत, उन भारतीय राजदूतों को हमने लिखा कि आप भी इस मामले को अपने स्तर से देखिए, क्योंकि पत्रकारों से मुझे सूचना मिली है कि नाइजर की सरकार बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है उन लोगों से बातचीत करने को लेकर के। तो अभी कुछ दिनों पहले जो भारत में नाइजर के राजदूत हैं, उनको यहाँ पर विदेश मंत्रालय बुलाया गया था, लेकिन वो उस वक्त नाइजर में थे तो नहीं पहुँचे। तो माली के जो राजदूत हैं, जो इंडिया में दिल्ली में रहते हैं, उनको विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था और उनसे ये कहा गया कि आप वहाँ पर प्रयास करिए और इसमें मदद करिए। तो लगातार जो है पड़ोसी राष्ट्र भी इस मामले में मदद कर रहे हैं और विदेश मंत्रालय में जो कैप्टन संजीव कुमार हैं, उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। फैमिली वालों को जब आपने ये खबर दी कि वे पांचों मजदूर सुरक्षित हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? फ़ोन आया उन लोगों का, कुछ लोगों का, कि तो हम बोले कि ठीक है, आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, खाना पीना मिल रहा है। और हम तो मतलब चूँकि खोरठा में लोग बात करते हैं, तो हम ये बोले खाना पीना मिलो रहलो तो चिंता मत कर, सब ठीक हती। तो इतना से कम उन्होंने राहत की सांस ली। और कुछ बाहर से भी जर्नलिस्ट आए थे, तो उन लोगों ने कवर करके इस मुद्दे को मतलब एक कह सकते हैं कि जनता के बीच में लाने की कोशिश की थी। तो उन लोगों को भी हमने आभार जताया था कि चलिए कम से कम आप पब्लिक डोमेन में इसको ला रहे हैं। इन सब के बीच सवाल ये भी है संजय जी कि वे मजदूर जिनका अपहरण नहीं हुआ और जो झारखंड के ही हैं या भारत के हैं, उनके बारे में कुछ बात नहीं हो रही है। ऐसे तो क्यों ऐसे जाने तो को मजबूर हो रहे हैं और फंस रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे तो स्थिति वहाँ पर मतलब वहाँ पर आतंकी हमला अभी भी हो रहा है, जारी है और स्थिति अभी भी बहुत ही भयावह है, उनके लिए भी भयावह है। जो किडनैप हुआ उनके बारे में तो कुछ हद तक बात भी हो रही है। उनके वापसी पर कुछ बात हो पाई या जानकारी मिल रही है? जो वहाँ पर हैं पहले से, हाँ, बिल्कुल। हाँ, उसमें कुछ लोग वापस आ चुके हैं। लेकिन इस पूरे मतलब जो मैकेनिज्म, किडनैप नहीं हुए और वहीं पर अभी भी फँसे हुए हैं, भले ही कंपनी में ही काम कर रहे हैं अभी भी। हाँ, तो कंपनी ने काम बंद कर दिया है और ऐसे 5 लोग थे तो वो लोग वापस आए हैं। कुछ लोग वापस आ गए हैं घर पे, बगोदर आ गए हैं। लेकिन इस पूरे मैकेनिज्म के मॉडस ऑपरेंडी को समझने की ज़रूरत है। होता क्या है कि जो बाहर की कंपनियां जो विदेशों में प्रोजेक्ट लगाई हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो मेनली वहाँ पर पावर ट्रांसमिशन का जो प्रोजेक्ट्स होता है उसमें ही वो लोग काम करते हैं। जो आप देखते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक के वायर का जो बड़े बड़े टावर जैसे पोल होते हैं, तो उसी प्रोजेक्ट्स में लोग काम करने जाते हैं। तो इन कंपनियों का सिंडिकेट इतना बड़ा है कि अगर उनको हजारीबाग के आसपास के इलाकों से मजदूर को हायर करना है, तो वो उनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं किसी होटल्स वगैरह में, अच्छा। आसपास के इलाकों में। और उनका एक एजेंट होता है, वो एक दलाल होता है। वो दलाल गांव वालों को कहता है कि तुमको नौकरी दिला देंगे अफ्रीका में, तुमको नौकरी दिला देंगे दुबई में, तुमको नौकरी दिला देंगे सऊदी अरब में। तो सबका पासपोर्ट वो लोग बनवाते हैं। पासपोर्ट बनने के बाद उन लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है और फिर वो लोग उसको बाहर लेकर के चले जाते हैं। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि आपको 2 साल नहीं आना है, 3 साल नहीं आना है, और इस बीच घटना घट जाती है। कोई कभी पोल से गिर गया, कभी किसी कारण से डेथ हो गई, ये घटनाएं होती रहती है। और आप जब जाएंगे विष्णुगढ़, बगोदर, हजारीबाग, इन तमाम इलाकों से बहुत सारे मजदूर पलायन कर रहे हैं। और इस घटना के बाद ये जो किडनैपिंग हुई है, उसके बावजूद भी मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि भैया इतना आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, फिर भी कंपनी वालों की हिम्मत देखिए कि वो आ करके फिर से इंटरव्यू ले रहे हैं मजदूरों को ले जाने के लिए। और इस पर लेबर ऑफिस का कोई नियंत्रण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ जो सिंडिकेट है वो एक बहुत बड़ा, कहिए कि एक कॉकस है, उसके माध्यम से चल रहा है। जबकि सरकार ने एक पोर्टल बनाया श्रमाधान करके,
कि जो भी मजदूर बाहर काम करने जाएगा वो श्रमदान पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा। अब मुझे केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार? राज्य सरकार ने भी बनाया था। अब मुझे आप बताइए कि क्या एक मजदूर वो इतना ऑनलाइन सिस्टम को समझ पाएगा? तो सरकार के ब्यूरोक्रेसी को मुझे लगता है कि एक अभियान या कैंप लगा करके, या आपके पास मुखिया है, पंचायत समिति के सदस्य हैं, इस मैकेनिज्म को यूज करते हुए इन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पर कर देना चाहिए, ताकि आपके पास डेटाबेस आ जाए। क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम इसमें मुआवजे का प्रावधान रखते हैं, लेकिन उसमें एक क्लाउज जोड़ दिया कि जो इसमें रजिस्टर्ड नहीं होगा उसको मुआवजा कम मिलेगा, जो रजिस्टर्ड होगा उसको मुआवजा ज़्यादा मिलेगा। तो आपने एक फ़िल्टर लगा दिया, तो रजिस्टर्ड समझ लीजिए कि 90% लोग नहीं हैं, तो उसमें जो 10% रजिस्टर्ड होते हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत लाभ मिल पाता है। तो मेरा कहना ये है कि जो नौकरशाही है उसको इस पर संजीदगी से काम करना होगा। बहुत बड़ा वर्ग पूरे देश के अंदर और विदेशों के अंदर झारखंड के लोग पलायन कर गए हैं। ना कोई इन मजदूरों के बारे में बात करना चाहता है, और आमतौर पर डेमोक्रेसी में जो सरकार अपना मतलब व्यवहार करती है वो वोटों के दृष्टिकोण से करती है। तो मैं सरकार को ये आगाह करना चाहता हूँ कि इन मज़दूरों को जब मौका मिलता है, जो प्रवासी मज़दूर हैं, तो ये वोट देने के लिए भी आते हैं झारखंड वोटिंग के समय। तो अगर आपको जब इसी पैरामीटर पर तय करना है कि वोट देता है कि नहीं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये लोग वोट देते हैं और आप इनके लिए काम करिए। हालांकि वोट नहीं भी देते हैं तो आपको काम करना चाहिए, क्योंकि वो झारखंड के निवासी हैं, इसी देश के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को थोड़ा संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है। ये घटनाएं क्यों हो रही दुबई में, सऊदी अरब में? आप गूगल करिए, कीवर्ड डालिए डेथ इन सऊदी अरबिया, और उसके बाद सिर्फ कीवर्ड्स में झारखंड डाल दीजिए, आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ न्यूज़ लिंक्स आपको मिल जाएंगे उसमें कि झारखंड के लोग डेथ किए हैं। आप और किसी दूसरे कंट्री में भी डालेंगे तो आपको डेथ दिखेगा। और मज़दूरों की जो संख्या है वो ज़्यादा इसी वेस्ट अफ्रीकन रीजन में, मिडिल ईस्ट में ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा पलायन इसी तरफ है, और बहुत बड़ी संख्या में। मुझे लगता है कि इतना बड़ा मतलब एक इंटरनेशनल सिंडिकेट स्टेट के अंदर काम कर रहा है और सरकार चुप रहती है। हमारे आदमी को कोई उठा करके कंपनी ले जा रहा है अफ्रीका, नाइजीरिया, घाना, माली, कोई देखने वाला नहीं है, सऊदी अरबिया। आप सीएम हैं और आपके स्टेट से लोग इतने इतने दूर चले जा रहे हैं, कोई भी कंपनी उनको उठा करके ले जा रही है, और वो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, मेरा मानव संसाधन है, हमने उसको विकसित किया है, और आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सिस्टम का फेलियर है, इस पर काम किया जाना चाहिए था। एक और सवाल आप इसी कड़ी में ये रहेगा कि कुछ हद तक ये भी रिपोर्ट्स सामने आए हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी जानकारी सामने आई है कि जो कल्पतरू कंपनी है जिसके अंतर्गत ये मजदूर काम कर रहे हैं, वह कंपनी भारत में जब काम करती है तब कम लेबर फोर्स मतलब कम मेहनताना देती है उसी लेबर फोर्स के लिए, लेकिन जब वही नाइजर जैसे देश में या दूसरे विदेशी देशों में जब काम करती है तब मेहनताना काफ़ी ज़्यादा रहता है या भारत के मुकाबले। उन्हें खाना पीना मुहैया कराया जाता है, उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ सारी दी जाती हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये चेंजेस क्यों हैं? क्योंकि वो पहले लालच देते हैं कि तुमको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। तो अब चूंकि अब बगोदर के एक आदमी को क्या पता कि नाइजर में वहाँ पे इस्लामिक स्टेट एक्टिव है, उसको पता नहीं, उसको खतरे का कोई आकलन नहीं बताया, खतरे के बारे में कुछ नहीं बताया गया, बस सीधे उसको लेकर के। आप समझिए कि नाइजर की कैपिटल जो है वो नियामे है, और नियामे से 115 किलोमीटर दूर वो तिल्लाबेरी जहाँ घटना घटी, तिल्लाबेरी से 8 किलोमीटर दूर सकोयरा है, और वहाँ से एकदम थोड़ी दूरी पर माली है और बुर्किना फासो है। मतलब एक देश के अंतिम सीमावर्ती क्षेत्र में। आप समझ लीजिए कि जैसे अगर मतलब यहाँ से उठाकर एक किसी को एकदम कश्मीर के एकदम पाकिस्तान वाले बॉर्डर के इलाके में लेकर के कोई चला गया, तो उसी तरीके से एकदम आप किसी देश के एकदम अंतिम सीमावर्ती इलाके में लेकर के जा रहे हैं, जहाँ पर आपको ये मालूम है, एजेंसी को तो पता है कि यहाँ पर इतनी घटनाएं होती हैं, क्योंकि जिस दिन घटना हुई थी उस दिन उनको जस्ट लाइक कहते हैं ना, वो स्कॉट करके ले जाना, स्कॉट करके ले जा रहे थे। मतलब वहाँ पर जब भी मजदूर काम पर जाते थे तो जिस कैंप में वो रहते थे वहाँ से आर्मी उनको प्लांट तक मतलब सिक्योरिटी में लेकर के आते हैं, तो उस सिक्योरिटी के काफिले पर ही हमला हो गया था। अच्छा। हाँ, और 12 लोगों को, जो 12 मतलब वहाँ के सैनिक थे, उनको पहले शूट आउट किया गया, उनको मारा गया, और इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। कुछ लोग तो भाग गए और वहाँ पे कुछ लोगों ने सरेंडर किया।
तो जब सरेंडर किया तो वो लोग इनको अपने साथ लेकर के चले गए। तो जब मैंने एक जर्नलिस्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपना एक नया एक डेवलप किया है नेगोशिएशन पावर को बढ़ाने के लिए, कि अब ये लोकल्स को ज़्यादा नहीं परेशान करके और आर्मी को ज़्यादा परेशान नहीं करके विदेशी नागरिकों का अपहरण करते हैं, ताकि इनका नेगोशिएशन पावर बढ़े और रैंसम वगैरह ये ले सकें। तो ये इनका अभी मतलब मॉडस ऑपरेंडी है, अब मतलब अपराध करने का। और इनको कोई दया नहीं है, कुछ नहीं है। इनके पास बहुत मतलब भारी भारी हथियार हैं और बहुत मतलब कह सकते हैं कि क्रूर संगठन है, क्रूर संगठन, बहुत क्रूरता है इनके पास। एक सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि जैसा कि आप लगातार पलायन पर बात कर रहे हैं, मज़दूरों के पलायन पर, उनके सामाजिक सुरक्षा पर और उन्हें जो असुरक्षा महसूस होती है बाहर के देशों में, तो उसको लेकर आप बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुझे ख़्याल आ रहा है हाल के समय में आजसू का ही केंद्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ था, जब प्रोफ़ेसर दिलीप मंडल आए थे और उन्होंने तथ्यों के आधार पर ये कहा था कि झारखंड मज़दूर और नौकर सप्लाई करने वाला राज्य बनकर रह गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई प्रयास नहीं दिखाई देता पलायन को रोकने के लिए और अपने मज़दूरों जो यहाँ जहाँ से मज़दूर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें स्किल्ड बनाने के लिए, क्या कहना देखिए, चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। जो कॉर्पोरेट्स पावर है, उनको पता है कि यहाँ पे आयरन ओर है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है, कोयला है, अब्रक है। उनको पता है कि जितने खनिज संसाधन यहाँ पर हैं, जितने मिनरल्स हैं, अगर यहाँ के लोग अगर दो पहलू पर आगे निकल गए। पहला कि अगर उनकी शैक्षणिक योग्यता बढ़ जाती है और अगर वो फाइनेंशियली मजबूत हो जाते हैं, तो आप समझिए कि झारखंड बने 25 साल हो गए। इन 25 सालों में अगर एक पीढ़ी तैयार हुई रहती, कि बहुत एक एजुकेटेड फ़ौज निकली रहती, मतलब आप आज समझ लीजिए कि अगर चाईबासा को देखते हैं या झारखंड के अन्य इलाकों को, आदिवासी इलाकों को, आप गौर करिए कि हर इलाके से 5-5 हज़ार हमारे पास ग्रेजुएट्स रहते हैं, कुछ अच्छे संस्थानों में पढ़े हुए लोग रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी सिविल सोसाइटी यहाँ पर डेवलप होती। सिविल सोसाइटी डेवलप होती तो वो अपने हक़ के लिए लड़ते कि यार इस तरीके से ये तो बहुत अन्याय हो रहा है। तो कोई इसमें बड़ा एक्टिविस्ट बन जाता, कोई बड़े पॉलिटिशियन बन जाते, कोई बड़े व्हिसल ब्लोवर बन जाते, कोई लड़ने वाले बन जाते, कोई हो सकता है कि ऑफिसर बन जाता, तो अपने लोगों को लिए मदद करता। आज तो यहाँ पर कोई ऐसा सामाजिक संगठन भी नहीं दिखाई देता जो मज़दूरों को इकट्ठा करके उनके लिए बात करे। तो इसके पीछे कारण ये है कि इस स्टेट के अंदर जितने भी बड़े हमारे कंपनी और प्लांट हैं, वो बड़े बड़े नेताओं से मिले हुए हैं। ठीक है, मैं एकदम ऑन कैमरा इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ। और मजदूरों की इस आवाज़ को इसलिए दबा दिया जा रहा है कि इस राज्य के अंदर अगर आर्थिक संपन्नता आई और शैक्षणिक संपन्नता आई, तो इन लोगों का ये जो सिंडिकेट है और कॉकस है वो चल नहीं पाएगा। इस कारण से ये चाहते नहीं हैं कि यहाँ के मजदूरों के अंदर जागरूकता है और यहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला हो। आप देखेंगे कि गोली मारना भी यहाँ बहुत आसान हो गया है। जैसे लगातार घटनाएं होती हैं, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर भी है वो बहुत ख़राब है। जैसे अगर कल की तारीख में अगर कोई साहस करके बहुत आवाज़ उठाने लगता है किसी मुद्दे को लेकर के, तो पता चलेगा कि किसी तरीके से उसकी हत्या हो गई या उसका मर्डर कर दिया गया। ये एक बहुत ख़राब हालात हैं कि डेमोक्रेसी में जब आप चाहते हैं कि किसी की नज़र को खोलना, किसी को आईना दिखाना, तो वो लोगों को चुभने लगता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि आज से अगर 20 बरस पहले जाएंगे आप, तो ऐसे हालात नहीं थे। पहले ये था कि लोगों की बात सुनी जाती थी, अपने विरोधियों का भी सम्मान किया जाता था। आज लोग विरोधियों को देखना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो कंपनियां भी हैं वो बस चाहती हैं कि किसी तरीके से हम खनन करें। मैं बता रहा हूँ, परसों की बात है, एनटीपीसी का पावर का प्रोजेक्ट बन रहा है पतरातू में। एक मज़दूर की डेथ हो गई, हम लोग मुआवजा मांगने पहुँचे। सुबह के 7 बजे से रात के 2:30 बजे तक मैनेजमेंट वार्ता करता रहा और वो बार बार यही कहता रहा कि हम देने में असमर्थ हैं। अंत में उसने 7 लाख रुपए की मुआवजा राशि पर सहमति जताई। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन कंपनियों से कि कोई एक मज़दूर का डेथ होता है तो आपके पास अपनी वेलफेयर की कोई पॉलिसी नहीं है? उस परिवार को आप कैसे रिहेबिलिटेशन देंगे, उसको लेकर के पॉलिसी नहीं है क्या? सब पॉलिसी है।
लेकिन आप सोचिए कि डेथ के बाद भी जिन लोगों की ज़मीन पर आपने कंपनी बनाया, आप पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उनको विस्थापित कर दिए, वो वहीं पे एक अदद नौकरी कर रहे हैं मजदूरी की, उनकी डेथ हो रही है, उनका बच्चा अनाथ हो गया, उनकी पत्नी के मांग से सिंदूर उजड़ गया, फिर भी इनको दया नहीं। मतलब एक होता है ना कि मानवता के दृष्टिकोण से कुछ पहल करना, तो वो संवेदनशीलता भी इन कंपनियों के अंदर नहीं बची है। ये सबसे भयावह स्थिति है कि आपका दृष्टिकोण क्या है, क्या हाँ मतलब किसी व्यक्ति को लेकर के, वहाँ के निवासियों को लेकर के। इन कंपनियों का जो दृष्टिकोण है और जो इंटेंशन है, वो इस तरीके से है कि ठीक है, हाड़ मांस की शरीर है, मर गया तो क्या हुआ, ये दृष्टिकोण है। मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण को उनको बदलना होगा और उनको ये समझना होगा कि वो एक ह्यूमन रिसोर्स था, घटना हुई है। सबसे पहले तो इनको सेफ्टी प्रिकॉशंस पे ध्यान देना चाहिए था। ये जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, मतलब हेलमेट लगाना या किट देना, कंपनियों के अंदर नहीं देते हैं। बहुत समस्याएं हैं इन लोगों के साथ, मजदूरों के साथ। जादू घोड़ा में तो साफ ये दिखाई देता है। जादू घोड़ा तो पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। हम लोग कहते हैं कि बाप रे, हम तो परमाणु संपन्न राष्ट्र हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो पूरा चला कुछ दिनों पहले, लेकिन वो परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने के लिए यूरेनियम कहाँ से आता है और यूरेनियम के बाद वहाँ पर क्या स्थिति है। आज जादू घोड़ा में बच्चे अपंग हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं। आप समझिए, यूएन की रिपोर्ट इस पर आई चुकी है, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट किया। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स है, जो मानवीय ज़िंदगी का पहलू है, उसे सिर्फ मतलब आप कह सकते हैं कि कीड़े मकोड़े के समान समझा जा रहा है। कहीं पर दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर ऐसा कुछ होता तो तुरंत वहाँ बंद किया जाता। पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि ज़िंदगी को सेफ रखो। जब हिरोशिमा और नागासाकी में इतनी बड़ी घटना हुई तो उसके बाद पूरी दुनिया अलर्ट हो गई कि नहीं, अब ऐसा तो कभी कुछ नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर पावर रहिए आप, लेकिन ऐसा कोई कुछ भी प्रयोग कहीं नहीं होना चाहिए। लेकिन जादूगोड़ा में बिना कोई परमाणु हमले के आप यूरेनियम वहाँ पर ये कर रहे हैं और उससे इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। महिलाएं बांझ हो जा रही हैं, बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हैं। वो आप क्या कर रहे हैं, पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब आप पूरे एक डीएनए में अल्ट्रेशन कर रहे हैं और उस इलाके की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। आने वाला जो बचपन होगा वो बर्बाद होगा। मुझे लगता है कि इतना अन्याय तो कहीं नहीं हुआ है पूरे दुनिया में। अगर झारखंड को बहुत डीप स्टडी के साथ समझा जाएगा तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ के अन्याय की जो पराकाष्ठा है वो किसी से तुलना नहीं हो पाएगी। बहुत बड़े स्तर पर अन्याय हो रहा है। अंतिम सवाल कि आप अपने प्रयास और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास में क्या अंतर देख पाते हैं? क्या कोशिश की जा सकती थी उन 5 मज़दूरों को जल्द से जल्द उन आतंकी हमलों से देखिए, छुड़वाने? उनके प्रयासों के बारे में मुझे यही पता है कि उन्होंने एक ट्वीट किया था और क्या कुछ प्रयास किया। सब चीज़ का वो सोशल मीडिया पर डालते हैं। फ्लाईओवर का उद्घाटन करने गए तो, बिरसा मुंडा का माला चढ़ाने गए तो 5 लोग अगर विदेश में फंसे हैं तो उस पर आपने क्या प्रयास किया, वो पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए तो हम लोगों को पता चलेगा। चूँकि अब आपका गोपनीय विभाग का दस्तावेज हमारे पास कैसे आएगा, सरकार का दस्तावेज। तो सरकार ने जो प्रयास किया है वो मुझे पता है कि सीएम हेमंत सोरेन जी ने एक ट्वीट किया था विदेश मंत्रालय को। तो अगर ट्वीट से ही सरकारें चलती हैं तो फिर हर व्यक्ति सरकार है फिर। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया जानकारी मिल गई है कि चलो सुरक्षित है एक बार के लिए। और शायद ये जानकारी जब उनके फैमिली तक भी पहुंची होगी तो बहुत उन्हें राहत महसूस हुई होगी। संजय जी, आपका प्रयास बहुत सफल महसूस हो रहा है यहाँ पर। तो इसी कड़ी के साथ अभी हम अलविदा लेते हैं आपसे और ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुँचाते रहेंगे। ऐसे ही अपडेट्स और अगर इस मामले में आते हैं तो आप तक पहुँचाएँगे। जोहार, शुक्रिया।